बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद अपने नए वीडियो के साथ। सबसे पहले तो मेरे सब पाकिस्तानियों को, वो दुनिया में जहां जहां मौजूद है, मुल्क में है, मुल्क से बाहर हैं और अपने रोज़गार के लिए गए हुए हैं, सबको आज का जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज हम 77 बरस के हो गए, हमारा मुल्क जो है वो 77 बरस का हो गया। हमारी कौम की जो एज है या उसकी उम्र है वो 77 बरस की हो गई है। तो अल्लाह ताला हमें इस तरह की 77 करोड़ खरब जो जश्न आज़ादी मनाने का मौका दे, तौफीक अता फरमाए। ये पाकिस्तान ता क़यामत कायम व दायम रहे। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि जश्न आज़ादी का दौर दौरा है और आज बहुत सारी तकरीबात हो रही हैं, सरकारी गैर सरकारी, लोग अपने तौर पर जश्न मना रहे हैं। हर बंदा जो है इस खुशी में खुश है। इसी तरीके से जो है एक सरकारी, बहुत सारी सरकारी जो तकरीब हो रही है या जो उनका इनकाद किया जा रहा है, काकूल में चीफ ऑफ स्टाफ ने खिताब फरमाया। इसी तरीके से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने जो है वो कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में खिताब फरमाया। तो मैं जो ये वीडियो लेके आया हूँ वो मैं लेके आया हूँ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की तकरीर के ऊपर। मैंने जब उनकी तकरीर सुनी तो वो मुझे बड़ी मायने खेज लगी, बल्कि बहुत ज़्यादा मायने खेज लगी। उनका एक एक लफ्ज़ जो था वो किसी न किसी मायने की तरफ या किसी न किसी बात की तरफ इशारा था। उन्होंने अपनी तकरीर में बहुत सारे पैगाम दिए। उस तकरीर के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। तो मैंने सोचा कि चलें उनकी तकरीर को थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं और आपके साथ इसको शेयर करते हैं। नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब की जो आज तकरीर थी उसका टोटल जो लुब्बे लुबाब था और जो मतलब ज़्यादा जिस बात पर उनका जोर था आज की तकरीर में, वो इंसाफ के ऊपर था। इसी में उन्होंने जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सुनाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक केस आया दो फरिश्तों का। तो उन्होंने सिर्फ एक फरिश्ते का केस मतलब सुना, दूसरे फरिश्ते की बात नहीं सुनी, दूसरे फरीक की बात नहीं सुनी और उन्होंने उस पर फैसला सुना दिया। जिस पर उन्होंने फरमाया कि मतलब कुरान फरमाता है कि अल्लाह ताला नाराज़ हो गए और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को उस पर माफ़ी मांगनी पड़ी। तो उन्होंने इस बात को लेकर जब ये मिसाल दी तो उनका ये मतलब था, मतलब ज़ाहिर बात है इस बात को हर बंदा समझ सकता है कि ये बात किस तरफ जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि इमरान खान को तोशाखाना केस के अंदर ना सिर्फ अपना हक़ दिफ़ा दिया गया, मतलब उनको हक़ दिफ़ा दिया ही नहीं गया और बल्कि उनके गवाहान को भी पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। बादियों नज़र में उनको एक तरफ़ा जो है वो मसला फ़ैसला सुनाकर उनको जेल में डाल दिया गया। आरिफ अलवी साहब ने आज जो ये बात की तो ये बड़ी बारीक बात थी और इसमें एक पैगाम पिन्हा था। उन्होंने कहा कि अगर आप इंसाफ नहीं करोगे तो फिर अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। आपको दोनों फ़रीक़ों को सुनना चाहिए और सुनकर इंसाफ करना चाहिए। मतलब ये उन्होंने एक किस्म का एक पैगाम ही दिया। मतलब आप जानते हैं हमारे दिलावर ने किस तरीके से जो है ये फ़ैसला सुनाया और मतलब कि आधे घंटे में उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया, बल्कि वो फ़ैसला आधे घंटे में 30 सफ़ात का जो था वो ना सिर्फ लिखा बल्कि फ़ैसला सुना भी दिया गया। जिस पर बहुत सारे इमरान खान के जो वकला हैं वो इस पर बड़े हैरान होते हैं कि यार ये ऐसा कौन सा स्टेनोग्राफर था और इतनी सी कैसे स्पीड थी कि उसने 30 जो सफ़ात हैं उसका ना सिर्फ उसने लिख लिया बल्कि उसकी प्रूफ रीडिंग भी हो गई और उसको फ़ैसले को सुना भी दिया गया उस आधे घंटे के वक़्त में। तो इस बात को लेकर जो है वो काफ़ी सारे मामला जो है वो चल रहे हैं। तो आज आरिफ अलवी साहब ने भी इसी बात की तरफ, इन बातों के अंदर जो है वो इशारतन बात की है या ज़ूम ने बात की है या इसके ऊपर जोर दिया है। उन्होंने अपनी तकरीर में बार बार दूसरे फरीक को सुनने के जोर दिया और इस बारे में उन्होंने कुरान का मसला का हवाला भी दिया। उनका बार बार इस बात पर जोर देना था कि दूसरे फरीक को लाजमी सुनो, इससे इंसाफ का तकाजा पूरा होगा। मतलब उनकी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि उनका ये कहने का मतलब है कि इमरान खान को नहीं सुना गया या इमरान खान को हक़ दिफ़ा नहीं दिया गया बादी नज़र में जो मसला ज़ुबान ज़द-ए-आम है, तो इससे इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं हुआ। इस बात पर उन्होंने कहा कि अल्लाह नाराज़ होता है, इंसाफ कायम करो दुनिया में। मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी उन्होंने मिसाल दी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला भी दिया, उनके हदीस का हवाला भी दिया कि हर सूरत जो है इंसाफ जो है वो किसी भी माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद उन्होंने कायदे-ए-आज़म के फरमूदात के ऊपर जो बात की वो बड़े मायने खेज थे। उन्होंने मतलब 3-4 ऐसे फरमूदात थे जिनको उनको सुना के फिर उसको मतलब बात आगे लेके चले गए। तो हम उन फरमूदात के ऊपर जो है वो उसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। उनका जो पहला फरमूदात था कायदे-ए-आज़म ने फरमाया, तो पहला उन्होंने जो फरमान सुनाया कायदे-ए-आज़म के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जबर की बीमारी से निकलो। अब जैसे कि जाबिर कौन होता है? जाबिर वो होता है जिसके पास ताकत होती है और वही जबर करता है। दुनिया में मिसालें मौजूद हैं, जब जिस इंसान को ताकत मिली तो उसने जबर ही किया। तो ये वो बात क्या कि किसको ये पैगाम देना चाह रहे थे कि जबर से की बीमारी से निकलो, मतलब जबर की बीमारी से निकालना किसको चाह रहे थे, वो ये पैगाम किसको सुनाना चाह रहे थे। दूसरा फरमूदा जो उन्होंने सुनाया कायदे-ए-आज़म साहब का, अकरबा परवरी से निकलो। अकरबा परवरी क्या होती है नाज़रीन? अपने मनपसंद, चाहने वाले, जानने वाले या फ़ायदा देने वाले लोगों को फ़ायदा देना। तो उनका इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर था कि अकरबा परवरी से निकलो, ये भी एक बीमारी है और मेरिट को जो है वो अपना मतलब अपनाओ। तो मेरिट ये होता है कि आप जिसका जो हक है उसको वो दिया जाए।
तो इसके अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा मसले के जो ज़ूमनी अल्फाज हैं और इनमें भी बहुत ज़्यादा मसले के पैगाम है कि अगर आप अकरबा परवी कर रहे हो, मतलब जिस तरह कि आप जानते हैं कि माजी में जो हुकूमत आई किस तरीके से आई, क्यों कौन लेके आया, ये एक मसले की एक पुरानी बात होगी कि अब वो हुकूमत आके जा भी चुकी है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। तो उनकी नज़र में ये बात इस तरह से है कि उन्होंने अकरबा परवी की या किसी ने अकरबा परवी की, और ज़ाहिर बात है आप देखते हैं कि नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, तो जब भी इनकी हुकूमत आती है तो ये अकरबा परवी से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। मतलब कि अगर आप नून लीग के ही देख लें तो नून लीग के तकरीबन सारा ख़ानदान जो है वो सियासत में इन्वॉल्व है, मतलब दोनों भाई इन्वॉल्व हैं, उनकी औलादें इन्वॉल्व हैं, फिर उनके समधी इन्वॉल्व हैं, फिर उनके समधी की औलादें इन्वॉल्व हैं, और फिर मतलब उनकी बेटी इन्वॉल्व है, और आगे से अब जो है उनका बेटा भी जो है वो तकरीबन मतलब कि तैयार है आगे से लीड करने के लिए अपनी पार्टी को। तो ये अकरबा परवी के ज़ुमरे में आते हैं। इसी तरीके से आप पीपल्स पार्टी को देख लें, पीपल्स पार्टी में पहले भट्टो था, भट्टो के बाद उनकी बेटी आई, बेटी के बाद उनके शोहर आ गए, शोहर के बाद अब उन्हीं का मतलब भट्टो की बेटी बेनज़ीर भट्टो का बेटा बिलावल भट्टो आ गया। तो ये अकरबा परवी के अंदर आता है। उनका इस तरफ काफ़ी ज़्यादा मतलब के जोर था कि अकरबा परवी को छोड़ो, मेरिट के ऊपर आओ। फिर उन्होंने फरमाया कि इत्तेहाद करो। इत्तेहाद के मामले के ऊपर नाज़िम मैं हमेशा अपने हर भी लोग में कहता होता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक ये इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ एक मेज़ के ऊपर नहीं बैठेंगे और पाकिस्तान के मसलों को डिस्कस नहीं करेंगे, अपने मफादात को बिल्कुल ख़त्म करके, पसे पुश्त मैं डालने के हक़ में नहीं हूँ, मफादात को बिल्कुल ख़त्म करके, तो तब तक पाकिस्तान के जो मसले हैं वो हल नहीं होंगे और पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। अपनी इसी तकरीर में उन्होंने कहा कि जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा और दुनिया को ये मालूम नहीं होगा कि पाकिस्तान जो इस्लामी असूलों के ऊपर इंसाफ के ऊपर कारबंद है, तो तब तक पाकिस्तान के मसले हल नहीं होंगे। जिस दिन हम इंसाफ पर कारबंद हो गए तो दुनिया हमारी मुतरफ हो जाएगी और दुनिया की हर चीज़ हमारे मुल्क के अंदर अवेलेबल होगी। मतलब उनका कहना था कि मईशत जो है हमारी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी जब तक हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं होगा। नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब ने जो आज जो तकरीर की है उसके अंदर बार बार जो वो इंसाफ के ऊपर इसलिए जोर दिया कि उनको लग रहा है कि पाकिस्तान में जो इंसाफ का निज़ाम जो है वो कमज़ोर है, और दूसरे मुल्कों की मिसाल जो है वो इमरान खान साहब भी देते हैं और लोग भी देते हैं, और हम भी इस बात में जो है जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं और हालात वाक़या देखते हैं तो हमें बड़ी मतलब शर्मिंदगी होती है कि हम बहैसियत मुसलमान कौम जो है हमारे मुल्क का जो इंसाफ है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है बनिस्बत दूसरे मुल्कों के। उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी कि कौन कहता है, इत्तेहाद की बात करते हुए उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी कि कौन कहता है कि एक कश्ती को मुख्तलिफ सिमत में चलाओगे तो वो कश्ती चल पड़ेगी, या एक गाड़ी के बहुत ज़्यादा ड्राइवर होंगे तो वो कश्ती चल पड़ेगी। यहाँ पर जो उनकी बात कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान में मतलब के जो सियासतदान है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा कहा है कि जो सियासतदान है वो मुल्क को किसी और तरीके से चलाना चाहते हैं और जो दूसरे लोग हैं वो मुल्क को किसी और तरीके से चलाना चाहते हैं। मतलब उनका ये कहने का मतलब था कि कश्ती या गाड़ी जो है वो सिर्फ एक ड्राइवर ही चलाए तो बेहतर तरीके से चला सकता है और वो अपनी मंजिल पर ले जा सकता है। अगर आप उस एक गाड़ी को 2 ड्राइवर होंगे या 3 ड्राइवर होंगे या 4 ड्राइवर होंगे तो वो गाड़ी किसी सूरत भी नहीं चल सकेगी, और उसी तरह उसके अगर स्टीयरिंग जो है मुख्तलिफ लोगों के हाथों में होंगे तो वो गाड़ी तो अपनी जगह पे ही खड़ी रहेगी। तो इसी बात को मिसाल बनाकर जब उन्होंने ये बात की तो मुझे उनके जो ज़ूमनी अंदाज़ है और आज जो उनका तकरीर का अंदाज़ था बड़ा पसंद आया, और उन्होंने एक बेहतरीन तकरीर की और अपना जो पैगाम है वो दबे लफ्ज़ों के अंदर या कह लें कि ज़ूमनी अंदाज़ के अंदर जो है वो बड़े बेहतरीन अंदाज़ में पहुँचाया जहाँ तक उनको पहुँचाना था। एक और बात बड़ी ज़बरदस्त की उन्होंने कहा कि हमने शख्सी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। शख्सी आज़ादी क्या होती है नाज़रीन? शख्सी आज़ादी ये होती है कि मैं और आप अपने मुल्क के अंदर बिल्कुल आज़ाद तरीके से रहें, हमें बोलने की इजाज़त हो, हमें अपनी मर्ज़ी का लीडर चुनने की इजाज़त हो, हमें अपनी मर्ज़ी से जीने की इजाज़त हो, तो ये शख्सी आज़ादी होती है। मतलब कोई भी इंसान जो ताकतवर है या किसी भी किस्म का इंसान है या जिसके हाथ में बाग दौड़ हुकूमत की या उसके पास कानून का हथियार है, वो किसी सूरत भी किसी भी इंसान को ज़हनी या जिस्मानी तौर पर कैद में ना रखें। तो उन्होंने इस बात के ऊपर बड़ी ज़ोर दिया कि जो शख्सी आज़ादी है उसके लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे जो सिविलियन और फौजी हैं वो आज भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो हमें इस आज़ादी को कायम रखने के लिए हर रोज़ कुर्बानी देनी पड़ती है। तो मैं इस बात के ऊपर ये कहूँगा कि पाकिस्तान में बेशक बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए। मतलब शख्सी आज़ादी पाकिस्तान में हर सूरत होनी चाहिए। हमें बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, हमें लिखने की आज़ादी होनी चाहिए, हमें पढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए, हमें तालीम की आज़ादी होनी चाहिए। हमारे लिए हर किस्म की जो आज़ादी है वो होनी चाहिए, लेकिन मादर पितर आज़ाद हमें कभी भी नहीं होना चाहिए। हमें हर एक को अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए। मैं अक्सर जब व्लॉग करता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि यार आप जो व्लॉग करते हो वो हमें समझ नहीं आता कि आप किस तरफ से कर रहे हो। मेरा जो व्लॉग होता है वो किसी की तरफ से नहीं होता, ना मैं किसी की साइड लेता हूँ, ना मैं किसी के लिए बाइस होता हूँ। तो इसलिए मैं अपने व्लॉग को बहुत सोच समझ कर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मुझे किसी के साथ नथी ना किया जाए। लेकिन उससे पहले मैं जो बात करूँगा वो हक सच की बात करूँगा। अगर सियासतदान गलत है, चाहे उसमें इमरान खान हो, चाहे उसमें नवाज शरीफ साहब हो, उसमें जरदारी साहब हो, उसमें मरीम नवाज़ हो, उसमें बिलावल भुट्टो हो, मौलाना साहब हो, कोई भी हो, मैं उन सबको में से जो गलत होगा उसको गलत कहूँगा और जो सही होगा उसको मैं सही कहूँगा। अगर इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट कोई गलत काम करती है या कोई अपनी गलत पॉलिसी लेके आती है तो उसको भी हम गलत कहेंगे।
मतलब अगर एस्टैब्लिशमेंट अच्छा काम करती हो तब हम उसको भी अच्छा कहेंगे। नाज़रीन, बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं और बहुत सारे लोग मुझे जो मुझे जानते हैं वो फ़ोन कॉल्स भी करते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने वीलॉग्स में जो है इमरान खान की जेल की सोबतों के बारे में कोई ज़िक्र नहीं करते। मेरा उनसे कहना है कि दुनिया भर में जो सियासतदान होते हैं, जो लीडरान होते हैं, वो जेल जाते हैं, और लीडरान जो जेल जाते हैं उनका जो कद आता है वो ये जेल की सोबतों से कहीं बड़ा होता है। मैं ऐसे ही उनकी सोबतें बता के कि जी आज उन्होंने दाल खाई है, आज उनको मच्छर काटे हैं, आज उनको पंखा नहीं मिला, आज उनका जो कूलर था वो बंद कर दिया गया, आज उनको नहाने के लिए तौलिया नहीं दिया गया। मैं ऐसी फजूल बातें कर कर जो है और उनके मतलब कारकुनों से फजूल की सिंपत्ति लेने का हकदार नहीं हूँ। मतलब मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि एक लीडर अगर जेल में गया हुआ है तो उसके बारे में मैं इस तरह की सिंपत्तियाँ लेता फिरूँ। ये बहुत छोटी बात हो जाती है किसी भी लीडर के बारे में बात करते हुए, तो इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करता। मतलब आप देखिए, अगर तारीख के अंदर मंडेला 20 से 22 साल जो है या 27 साल जो है वो जेल में रहा, मुझे आप बताएं कि कभी उसकी कोई ये बात नज़र आई कि उसको घर से खाना नहीं मिलता था, या उसके जो जेल थी उसके अंदर उसका मतलब के मच्छर होते थे या कीड़े होते थे, या उसको बैठने की जगह सही नहीं थी, या उसको बिस्तर नहीं दिया गया था, या उसको नहाने के लिए साबुन या कपड़ा नहीं दिया गया, या तौलिया नहीं दिया गया। बस ये मुख्तलिफ सी ये छोटी छोटी बातें हैं। लीडरों जो होते हैं, सियासतदान जो होते हैं, जो लीडर होते हैं, खासतौर पर जो लीडर होते हैं, सियासतदान तो मुझसे हर बंदा सियासतदान है। पाकिस्तान में इस वक्त 22 करोड़ 25 करोड़ जो अवाम है उसको इतना शऊर आ गया कि आप गली मोहल्ले में जाएँ तो वो लीडरों से ज़्यादा अच्छी सियासत को समझ रहे हैं और सियासत के बारे में बात कर रहे हैं। मैं लीडर की बात करूँ, जो लीडर होते हैं उनका जेल जाना बिल्कुल आम सी बात है। मतलब उनको पता है, ये नविश्ता दीवार है कि जैसे ही वो लीडर बनेंगे या सियासत करेंगे तो जेल तो उनके लिए मतलब अगला घर है, या उनका दूसरा घर जो होता है वो जेल होता है। अब इसके ऊपर अगर मैं बात करूं कि जी इमरान खान साहब को जो है वो आज दाल मिली है, घर से खाना नहीं मिला, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो बहुत छोटी बात हो जाएगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इमरान खान की या किसी भी लीडर की इस तरह की बातें करके तौहीन करूंगा। मरीम बीबी जेल गई थी, मैंने उसके ऊपर भी कोई बात नहीं की थी, क्योंकि लीडर है, लीडर ने जेल जाना है। उन्होंने खुद आकर बल्कि मीडिया के ऊपर टॉक की कि जी मुझे फ्राई पैन दिया हुआ था और फ्राई पैन से मैंने कपड़े इस्त्री किए। मतलब वो एक मजाक ही बन गया। तो इसलिए मैं इस तरह की बातें करने से इज्तनाब करता हूँ और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मतलब जो स्ट्रगल कर रहा है, जो हिम्मत कर रहा है या जो कुर्बानियाँ दे रहा है, वो एक लीडर दे रहा है अपनी कौम के लिए। उसका एक मकसद है, एक जहन में उसकी एक मतलब एक टारगेट है, उसकी एक मंजिल है। तो उसको अगर मैं छोड़कर तो मैं उसकी ये बात करता फिरूँ कि जी आज उसको जो है वो मतलब सूखी रोटी दी गई, आज उसने पानी से रोटी खाई, आज उसने वजू जो गंदे पानी से किया, ये बहुत अजीब बातें लगती हैं। तो इसलिए इस बारे में मैं बात नहीं करता। मेरी इस वीडियो से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं पेशगी माफ़ी चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहिए, तब तक मुझे और पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।